पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। हमने पढ़ लिया कि संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे अपने को यह समझ में आया कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है जब उसमें कौन सा पदार्थ भर देते हैं, परावैद्युत पदार्थ। संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ भरने पर यह वाला फॉर्मूला प्राप्त होता है, यानी C बराबर आ जाता है एप्सिलॉन नोट A बाई D और इंटू में आया था एप्सिलॉन R। ये धारिता होती है जब संधारित्र के अंदर कोई पदार्थ नहीं भरा हुआ है, यानी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में कौन है, निर्वात, तब यह फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात। और इस फॉर्मूले को एप्सिलॉन नोट से गुणा कर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात। अगर इसमें कोई एक ही पट्टी का रखी हुई हो, अगर टी मोटाई की एक ही पट्टी का रखी हुई है, पूरी डिस्टेंस कितनी थी, डी, तो आप देखो इसका नया फॉर्मूला आ जाता था C बराबर आ जाता था एप्सिलॉन नोट A, और नीचे देखो निर्वात कितनी डिस्टेंस में बच गया अब, D माइनस T, और इसके बाद हम लिखते थे इसमें प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला तब आता था जब केवल आंशिक रूप से भरा हुआ हो, संधारित्र की दोनों प्लेटों को बीच में पूर्णतया परावैद्युत पदार्थ ना भरकर उनको केवल आंशिक रूप से भरा गया है। समझ में आया कुछ। और इसमें मैंने आपको बताया था जब n पट्टिकाएं हो, जब एक से ज्यादा क्या हो, पट्टिकाएं हो, और अलग अलग मोटाई की हो, T1 T2 T3 Tn, समझ में आया, और अलग अलग परावैद्युत पदार्थ एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3। तो इसी के मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ध्यान से देखो। इसी फॉर्मूले को लिख देंगे जब कितनी पट्टिकाएं हो, n पट्टिकाएं होंगी तो देखो इसको कर देंगे ऐसे, और ये वैल्यू इस तरह से T1 प्लस T2 प्लस T3 कहां तक, Tn तक। समझ में आया कुछ। और ये बंद हो जाएगा, ब्रैकेट प्लस में आप करेंगे इसको T1 एप्सिलॉन R1, और ये लिखेंगे T2 बटे एप्सिलॉन R2, और ये कहां तक जाएगी वैल्यू, Tn तक, Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्लियर है बात। ये अपने को ध्यान रखनी वैल्यू। ये C का फॉर्मूला आ गया। और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक आ जाएगा संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को परिपथ के अंदर जोड़ा जाएगा, यानी संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाएगा। दो संधारित्र होंगे, एक से ज्यादा संधारित्र होंगे, बैटरी से कैसे जोड़ेंगे। बैटरी से जोड़ने के दो तरीके हैं। आप टॉपिक का नाम लिखो पहले, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो संधारित्रों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों के संयोजन में पहला आ जाता है कौन सा, कौन सा क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपको याद होना चाहिए 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस पढ़े थे, कौन से क्रम में, प्रतिरोधों का क्रम पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं यहां बता रहा हूं कि श्रेणी क्रम किसको कहते हैं, समांतर क्रम किसको कहते हैं। मैंने आपको चिन्ह बनवा दिया था वहां पर, किसका चिन्ह, संधारित्र का चिन्ह। अरे प्रतिरोध का चिन्ह कैसा होता है, सर्किट में प्रतिरोध को किस तरह दर्शाते हैं, ऐसे। संधारित्र लगाएंगे तो इसको दर्शाएंगे ऐसे। ये संधारित्र का चिन्ह है। अगर नहीं लिखा है तो संधारित्र के चिन्ह में लिख लो, ये संधारित्र का चिन्ह है, लिख लीजिए इसको अगर नहीं लिखवाया है तो। क्लियर हो गई बात। ये संधारित्र का चिन्ह है, ये कोई संधारित्र लगा हुआ है, परिपथ में जोड़ेंगे इसको। संधारित्र की कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। दोनों पर एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के क्या पाए जाते हैं, आवेश पाए जाते हैं। एक पर आवेश धनात्मक होगा, दूसरे पर आवेश ऋणात्मक होगा। समझ में आया। अब मेरे को 2-3 मेरे पास में संधारित्र है, इनको जोड़ना है मेरे को। इसकी धारिता मैं कितनी ले लेता हूं, C1। एक और संधारित्र मेरे पास, इसकी धारिता कितनी ले लेता हूं, C2। ये संधारित्र का चिन्ह हो गया, ध्यान रखना। इसकी धारिता कितनी ले लेता हूं, C3। इनको जोड़ने हैं मेरे को, जोड़ करके एक सर्किट बनाना है। इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो प्लेट होती है ना, इसमें दो प्लेटें हैं क्या,
ये लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट, ये राइट हैंड साइड की प्लेट। लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट को बोलेंगे प्रथम प्लेट, समझ में आ रहा है। और जो राइट हैंड साइड वाली प्लेट है उसको बोलेंगे द्वितीय प्लेट या द्वितीय परत, एक ही बात है। अब मैं किसको किससे जोड़ूं? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से, देखो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें। जोड़ो, देखो इसको मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम को। अपने को क्या करना है, ये मैंने संधारित्र लिया है 1 नंबर और इसको मैं कुछ इस तरह से जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 3 संधारित्र जोड़ दिए हैं मैंने, क्लियर है। और तीनों संधारित्रों को जोड़ने के बाद में ये डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। और हम तीनों संधारित्रों को किससे जोड़ रहे हैं? बैटरी से। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इनको जोड़ दिया मैंने, बीच में लगा दी कुंजी। कुंजी का मतलब स्विच, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, पहला संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये कौन सा संधारित्र है? पहला। पहले संधारित्र की ये तो कौन सी प्लेट है? पहली। और ये कौन सी प्लेट है? दूसरी। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, बोलो हाँ या ना। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। अगर इस प्रकार संधारित्र जुड़े हुए हो तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया? अब मैं आपको दोनों को डिफरेंस यही बता देता हूं। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, ये इस तरह यहां जुड़े हुए होंगे ऐसे, समझ में आया कुछ? ये ऐसे जुड़े हुए होंगे और नीचे यहां लगाई जाएगी बैटरी। ये कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन। ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट किसी एक बिंदु पर जुड़ी हुई हो और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट किसी एक बिंदु पर जुड़ी हुई हो, तो इस संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। समझ में आया कुछ? क्लियर हो गई बात? ये तो हो गया समांतर क्रम संयोजन। और वैसे देखने से पता लगाएं तो एक ऊपर है, इसके बिल्कुल समानांतर नीचे दूसरा वाला है, उसके बिल्कुल समानांतर नीचे तीसरा वाला है। एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, तो ये कौन सा क्रम हो गया? समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम, एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू होता है। इस प्रकार का जो क्रम होगा वो कौन सा क्रम कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ में आ गई? तो अपने को पहले पढ़ना है कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी संधारित्रों के ऊपर विभव का मान अलग अलग रहेगा। अगर मैं बैटरी का विभव क्या ले लेता हूं? V। और इस संधारित्र की धारिता कितनी लेते हैं? C1। इस संधारित्र की धारिता कितनी लेते हैं? C2। और इसकी धारिता कितनी लेते हैं? C3। कुछ समझ में आया? इसके ऊपर विभव मानेंगे कितना हम? V1। और इस पर विभव मानेंगे V2। और इस पर विभव मानेंगे V3। V3 का मतलब है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर। समझ में आया? V3 कौन है? संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर। एक चीज अपने को याद रखनी है कि जितना विभव बैटरी द्वारा लगाया गया है वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। अरे ऐसा थोड़ी होगा, बैटरी 12 वोल्ट की है और 12 में से देखो इसने खर्च कर लिया मान लीजिए 5 और इसने खर्च कर लिया 4, तो बच गया कितना? 3। वो 3 कौन खर्च करेगा? C3। मतलब संधारित्रों पर लगने वाले विभव पतनों का योग बैटरी द्वारा लगाए गए विभव के बराबर होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। सारे संधारित्रों पर आवेश का मान समान रहेगा, इस पर भी आवेश कितना रहेगा? Q। ये याद रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए सभी संधारित्रों पर आवेश जो आएगा वो क्या आएगा? समान आएगा। इस पर भी आवेश कितना रहेगा? Q। और इस पर भी आवेश कितना रहेगा? Q। ये अपने को ध्यान में रखना है। समझ में आया कुछ? और अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, ध्यान से देखिए। मेरे को पता है आवेश का मान समान है, ठीक है, और मैं तीनों को जोड़ूंगा। अब ये मान लीजिए तीनों को जोड़कर मैं कोई एक लगाना चाहता हूं हटा करके। अभी कितने जुड़े हुए हैं? 3। C1 C2 C3। मैं ये चाहता हूं कि इस तीनों को हटाया जाए और इसकी जगह कोई एक लगाया जाए। कि बताइए उस अकेले की धारिता कितनी होगी, वो निकालनी है मुझे। उसको कहेंगे, इन तीनों को हटाकर जो एक धारिता आएगी उसको कहेंगे तुल्य धारिता। समझ में आ रहा है? वो तुल्य धारिता इन तीनों की धारिताओं के बराबर होगी। यानी ये तीनों जो काम करेंगे वही काम वो अकेला करेगा। समझ में आया? और उस अकेले की धारिता को मैं बोलूंगा CEQ। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट।
इक्वलेंट का मतलब होता है हिंदी मतलब तुल्य। अरे समझ में नहीं आया, ऐसे बोलते ये इसके इक्वल है, इसको इक्वल का मतलब तुल्य है। तो हम उस लास्ट वाले को बोलेंगे सी इक्वलेंट। मेरे को सी इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है कि वो वैल्यू कितनी आएगी, और वो सी इक्वलेंट में कौन कौन भाग लेंगे, C1 C2 C3, यानी इन तीनों को हटाकर मेरे को सी इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है। और अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, मान लीजिए वो सी इक्वलेंट की वैल्यू आ गई, जितनी भी आ गई मैंने लिख दिया, वो कितना आ गया, सी इक्वलेंट आ गया। इन तीनों को हटाने के बाद में उस अकेले संधारित्र की धारिता कितनी आ गई, सी इक्वलेंट। और इसको हम सीधा वहीं लगा देंगे जहां ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों के बजाय हम इसको कहां पर जोड़ दिया, वापस किससे जोड़ दिया, बैटरी से। इसके ऊपर विभव वही लग रहा है जो किसने लगाया था, बैटरी ने। इस अकेले पर विभव उतना ही है जितना इन तीनों पर लग रहा है। समझ में आ रहा है कुछ। तो मेरे को सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालना है। उसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि मेरे को इसके अंदर विभवों का योग करके लिखना है। V1 प्लस V2 प्लस V3 ये किसके बराबर होगा, V के बराबर। समझ में आया। तो यहां मैं लाइन लिखवा दूंगा बाद में, पहले आप इसको लिख लेंगे। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, पहले मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि V1 प्लस V2 और प्लस V3 ये तीनों का योग किसके बराबर होगा, V के बराबर। क्लियर है ये चीज। V4 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ कितने ही ले रहा हूं, 3 ही ले रहा हूं। मैं आगे इसको n के लिए भी लिखूंगा, यदि कितने संधारित्र जुड़े हुए हो, n संधारित्र, तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे वो हम आगे देखेंगे। समझ में आ रही बात। अभी सिर्फ कितने संधारित्र लिए मैंने, 3 संधारित्र। अब इसको आगे आपको एक एक संधारित्र के लिए लिखना है। मेरे को आप बताओ, C1 के लिए लिखना चाहता हूं मैं, C1 के लिए लिख रहा हूं मैं। C1 के लिए मुझे बताइए संधारित्र का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, यहां बताओ। C इज इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन V। कुछ समझ में आया। सारों पर आवेश का मान समान है। मैं C1 के लिए लिखना चाह रहा हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी C1 बराबर Q अपॉन V1। समझ में आया कुछ। इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। और इसी तरह मैं लिखूंगा किसके लिए, C2 के लिए। C2 के लिए वैल्यू आ जाएगी C2 बराबर Q अपॉन V2। और इसी प्रकार मैं लिखूंगा C3 के लिए। कुछ समझ में आ रहा है। और C3 के लिए वैल्यू आ जाएगी C3 बराबर Q अपॉन V3। कुछ क्लियर हो रही है बात। ये C1 C2 C3 के मान, इनसे मैं विभव निकालूंगा। देखो क्या निकालूंगा मैं, विभव। अब इनसे मैं विभव निकालूंगा। इसको ध्यान से देखो, C1 के लिए अगर मेरे पास में ये आ गया, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से V1 बराबर आ जाएगा मेरे पास Q अपॉन C1। समझ में आया क्या कुछ। V1 बराबर आ जाएगा मेरे पास में Q अपॉन C1। क्लियर हो रही बात। इसको ध्यान से देखो, C2 के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 बराबर Q अपॉन C2। और ये वैल्यू आ जाएगी V3 बराबर लिख देंगे आप Q अपॉन C3। अब मैं क्या करूंगा, V1 V2 V3 का मान कौन से समीकरण में रख दूंगा, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज मैं सारी कौन से वाले समीकरण में लिखूंगा, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर हो रही है क्या बात। यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पर सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से देखिए, समीकरण याद ही है आपको, V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां आ जाएगा मेरे पास V बराबर V1 का मतलब Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, सब में Q कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा और V से डिवाइड कर दो उसको। तो इसको मैं लिख सकता हूं V अपॉन Q बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। समझ में आया। ये ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, मैंने कहा था तीनों को हटाकर मैं 1 लगाऊंगा। बोलो लगाऊंगा कि नहीं लगाऊं। उन तीनों पर जितना आवेश होगा ना, उतना ही आवेश इस पर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में सब पर आवेश समान रहता है। इस पर भी आवेश क्यों है, ध्यान से समझ लीजिए। और इसके सिरों पर भी विभवांतर वो ही है जो V था। समझ में आया।
और लेकिन इसकी धारिता कितनी है, सी इक्वलेंट। क्लियर है? तो अगर इस पर आवेश Q है और इस पर भी विभव V है तो इसकी धारिता हो जाएगी Q अपॉन V बराबर मैं लिखूंगा सी इक्वलेंट। समझ में आया कुछ? ये सी इक्वलेंट कौन है, तीनों को हटाने के बाद जो एक संधारित्र बना है उसकी धारिता है। और मैंने तीनों को हटा दिया, मैंने एक लगा दिया और इसकी धारिता हो गई सी इक्वलेंट। और मैं ये कहता हूं कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आने वाला आवेश समान रहता है, तो वो उतना ही होगा जितना इस पर होगा। C1 पर जितना आवेश है उतना ही इस पर है, C2 पर जो है उतना ही इस पर है। तो इस पर भी आवेश मैंने Q ही लिया है जो पहले हुआ करता था। क्लियर है? और अब इस Q को V से डिवाइड कर दो तो क्या C इक्विवेलेंट नहीं आ जाएगा ये? तो ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि V अपॉन Q बराबर हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया ना, हाँ ये वो Q अपॉन V है, ये कौन है, V अपॉन Q। तो V अपॉन Q को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। अरे क्लियर हो रही बात? तो इसको मैं लिख दूंगा, ध्यान से ये लिखेंगे 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। और यहां ध्यान से लिख देंगे कि ये सी इक्विवेलेंट कौन है, सी इक्विवेलेंट है अपना तुल्य धारिता। क्लियर हो रही है क्या बात? अब मैं इसकी जगह तुल्य धारिता लिख दूंगा, ये चीज हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों को हटाने के बाद में तुल्य धारिता कितनी आई अपने पास में, तुल्य धारिता कितनी आई है, ये चीज ध्यान रखनी है। तुल्य धारिता कितनी आई है, ये आ जाएगी देखो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट और बराबर में लिख देंगे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर है? और यदि n संधारित्र हो तो आगे चलता रहेगा ये। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा यदि समान धारिता के, यदि समान धारिता के n संधारित्र हो, कितने संधारित्र, और ये कहां तक 1 अपॉन सी, मतलब ये कितनी बार, चलो इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन सी एक बार, 1 अपॉन सी दूसरी बार, और ये कितनी बार, n बार। समझ में आया कुछ? ठीक है, बताओ जोड़ करके बताओ मुझे कितना आएगा, ये जोड़ करके ये वैल्यू बता दो कितनी आएगी। यहां लिख देंगे 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा मेरे पास, देखो ये n बार जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगी n अपॉन सी। 2 बार होंगी तो 2/c, 3 बार होंगी तो 3/c, और n बार होंगी तो n/c। लेकिन मेरे को तो C इक्विवेलेंट चाहिए, इससे मेरे को पता लगता है कि C इक्विवेलेंट बराबर आ जाता है C/n। ये तब है जब समान क्या लगी हुई हो, धारिताएं। कुछ समझ में आया? अब आप इसको कॉपी करना है आपको ऐसे कैसे, इसके बाद आगे वाले पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए, पहले आपको डायग्राम बनाना है ना, और डायग्राम के बाद में आपको मैं कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा, वो थ्योरी लिखनी है, उसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? देखो अब इसमें क्या करें हम, अब अपने को इसमें क्या करना हो, इधर देखो, अब ध्यान से देखिए, यदि दूसरा देखो, अब इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, क्या करना है अपने को। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यदि 2 संधारित्र जुड़े हुए हो तो उनके लिए फॉर्मूला क्या आएगा। ध्यान से देखो, अगर केवल 2 ही संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, तो इनका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, ताकि आपको एक फॉर्मूला याद हो और आसानी से आप वैल्यू निकाल पाए। एक छोटा सा फॉर्मूला देखो, ये वही आएगी, ये वैल्यू कौन है, C1 C2। 2 ही अगर जुड़े हुए हो तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसका एलसीएम ले सकते हो क्या, यह जाएगा C1 C2, ऊपर लिखेंगे C2 प्लस C1। क्लियर हो रही बात? और इसको उल्टा कर दो, मेरे को तो C इक्विवेलेंट चाहिए होता ना, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर केवल 2 ही कौन हो, संधारित्र हो, तो उनका C इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर हो गई बात? ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आप देखो अब और क्या करना है अपने को। नेक्स्ट देखो, इसमें आप मेरे को एक चीज और बताइए, इसमें आप जितने भी, जैसे मान लीजिए 3 संधारित्र जोड़ रहे हैं हम,
तीन संधारित्र जोड़ रहे हैं, एक दो माइक्रोफेरेड, समझ में आ रहा है, 2 माइक्रोफेरेड, एक जोड़ रहे हैं हम 3 माइक्रोफेरेड, एक जोड़ रहे हैं हम 4 माइक्रोफेरेड। एक बार आप दो को ही देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी आप संधारित्र जोड़ रहे हैं ना, तुल्य धारिता न्यूनतम संधारित्र से की धारिता से भी कम प्राप्त होती है हमेशा। करके देख लीजिए आप इसको। मैं 2 माइक्रोफेरेड को और 3 माइक्रोफेरेड को कौन से क्रम में जोड़ रहा हूं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने को से मेरे को पता चलेगा कि जो तुल्य धारिता आएगी यानी सी इक्विवेलेंट, वो 2 माइक्रोफेरेड से भी क्या आएगी? हमेशा कम आएगी। अगर आप इसमें 1 माइक्रोफेरेड का और जोड़ दो तो वो 1 से भी कम आएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सदैव संयोजन में जुड़े हुए न्यूनतम संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होती है। क्लियर हो रही है चीज? अगर आपको इसमें डाउट है आप करके देख सकते हो। देखिए फॉर्मूला रहा, मैं सी इक्विवेलेंट निकाल करके देख रहा हूं। सी इक्विवेलेंट बताइए मेरे को। सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 देखो 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 5, समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा देखो 6/5। 6/5 को अगर आप कहीं देखें तो ये आ जाएगा 1.2। कम हो गई। मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इसमें से न्यूनतम कौन है? 2। तो जो तुल्य धारिता आएगी वो 2 से भी कम आएगी। कौन से संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन में। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? आप इसको करके देख सकते हैं। ये पॉइंट मैं इसमें लिखवा दूंगा जब मैं आपको इसमें पॉइंट्स लिखेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगर 2 धारिताएं हो तो तुल्य धारिता निकाल सकते हैं इस सूत्र से, सी इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य जो धारिता आती है वो न्यूनतम धारिता से भी एप्सिलॉन R1। क्लियर है? और संधारित्र की कुल धारिता कितनी होती थी? या कुल धारिता नहीं, ये कितना होता था गैप, ये डिस्टेंस। इसमें से मैंने ये तो भर दिया T1 और ये एक पदार्थ और भर देते हैं हम कोई दूसरा, और ये हम पदार्थ लेते हैं एप्सिलॉन R2 और ये डिस्टेंस हो जाती है T2। और अब इसको कंप्लीट फिल कर देते हैं। यानी अपना ध्यान रखना है कि 3 पदार्थ भरने से ये संधारित्र कंप्लीट भर गया है और ये हो जाएगा एप्सिलॉन R3। ये डिस्टेंस हो गई T3। समझ में आ रहा है कुछ? इन एक ही संधारित्र को 3 संधारित्र माना जा सकता है। ध्यान से देखिए मैंने किया क्या है। वैसे तो मैंने किया यह है कि एक ही संधारित्र के अंदर मैंने 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ भरे और पूरा भर दिया है उसको। समझ में आ रही बात? मैं इसको एक अलग संधारित्र मान सकता हूं, इसको एक अलग संधारित्र मान सकता हूं और इसको एक अलग संधारित्र मान सकता हूं। और ये अलग अलग मानता हूं तो बताइए कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। कुछ समझ में आया? अरे भाई बीच में तार ही तो जुड़ा हुआ नहीं है इसमें। पहले ऐसे होते थे ना ये श्रेणी क्रम संयोजन। इस तार को छोटा कर दो बीच वाले को, दोनों प्लेटों को एक ही जगह ले आओ, बस ये गैप खत्म कर दिया बीच का। तो ये एक संधारित्र पहले वाले था और ये फिर ये दूसरा स्टार्ट हो गया, बीच का गैप खत्म हो गया। यहां पर यही तो हो रहा है। तो ये एक संधारित्र यहां से यहां तक, फिर यहां से स्टार्ट हो गया दूसरा संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र कंप्लीट हो गया और यहां से स्टार्ट हो गया तीसरा संधारित्र और ये 3 संधारित्र। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि यदि किसी एक संधारित्र को पूर्णतया अलग अलग प्रकार के पदार्थों से भर दिया जाए तो इस प्रकार के संधारित्र को 3 अलग अलग संधारित्र मानकर उनको कौन से क्रम में जुड़ा हुआ माना जा सकता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जा सकता है। समझ में आई कि नहीं बात? आप इसकी तुल्य धारिता निकाल सकते हैं श्रेणी क्रम में। देखो इसकी धारिता बताओ आप मेरे को। इस वाले की धारिता लिखेंगे C1 बराबर, है ना, 1 नंबर बना देता हूं मैं इसको। C1 बराबर मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नोट A बाई डी, डी नहीं, कितनी आएगी ये? हाँ, इसकी डिस्टेंस कितनी है रे? T1। तो इसकी धारिता आ जाएगी C1 बराबर, और सारी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A। तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नोट A बाई T1 और इसमें पदार्थ कौन सा भरा हुआ है? एप्सिलॉन R1। एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाई हो जाता है,
क्लियर है ये बात। और यहां लिख देंगे T2 वाले की अब कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन R2 बटे T2। क्लियर हो गई बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इस तरह से ये अलग अलग पदार्थ भरे हुए हो तो इनकी सबकी संधारित्रों को कौन से क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं, श्रेणी क्रम में। और अलग अलग धारिताएं निकाल लेंगे। देखो C2 बताओ जरा, C2 की वैल्यू हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई T2 इंटू एप्सिलॉन R2। इसी तरह C3 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई एप्सिलॉन R3 और T3। समझ में आया कुछ, क्लियर है, बाहर लिख देंगे उसको भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई बात। और अब मैं अगर तुल्यधारिता निकालना चाहता हूं तो ये आ जाएगी 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर हो रही बात। और अब मैं इनको क्या कर दूंगा, सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1, यानी C1 को उल्टा करके जोड़ दें। समझ में आ रहा है, C1 को उल्टा करके जोड़ो, C1 को उल्टा करके जोड़ेंगे T1 अपॉन एप्सिलॉन नोट ए इंटू एप्सिलॉन R1। कुछ समझ में आ रही बात। ये वैल्यू हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, सारी वैल्यू जिसके अंदर जोड़ेंगे हम धीरे धीरे करके। और ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह। इधर देखो प्लस में मैं लिखूंगा T2 एप्सिलॉन नोट ए इंटू एप्सिलॉन R2 प्लस में लिखेंगे T3 बटे एप्सिलॉन नोट ए इंटू एप्सिलॉन R3। क्लियर है, इनको सबको जोड़ दो, ये तुल्यधारिता आ जाएगी। यहां से इस फॉर्मूले से कौन सी धारिता निकाल सकते हैं, तुल्यधारिता। क्लियर है, 1/एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा सब में से, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जो भी इसमें से कॉमन आ रहा है उसको आप क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और ऊपर चलेगा वैल्यू T1 और नीचे क्या चलेगी, एप्सिलॉन। क्लियर है, ये आपको समझ में आ जाएगी बात। ये मैंने पहले भी बता रखी है आपको। आप इसको थोड़ा सोल्व करो, देखो 1/C इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 1/C इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसमें से क्या कॉमन ले ले, 1/एप्सिलॉन नोट ए, और ये वैल्यू आ जाएगी T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है कुछ। मेरे को तो वापस करके लिखना है, इसको उल्टा करके लिख सकता हूं क्या, क्योंकि मेरे को तो सी इक्वलेंट चाहिए ना। क्या चाहिए मेरे को, सी इक्वलेंट। तो सी इक्वलेंट चाहिए, तो ये जो एप्सिलॉन नोट आ रहा है इसको मैं किधर लिख सकता हूं, ऊपर। नहीं यही बात समझ में, ये कब आएगी, ये इसके गुणा में कब होगा मेरे को बताओ आप। 1/एप्सिलॉन नोट को मैं कैसे लिखूं कि ये इसके गुणा में आ जाए, कैसे लिखूं, ये नीचे लिख दूं क्या मैं, इसको इसको डिवाइड कर दूं ऐसे, एप्सिलॉन नोट बटे 1। नहीं है ये, हाँ या ना। अरे दो भिन्न है भाई, एक भिन्न ऊपर वाली, नीचे भिन्न वाली। ये इसके अंदर, अरे 1/2 में आप 3/2 का डिवाइड करोगे तो 1/2 गुणा 2/3 नहीं होगा ये। 1/2 में किसका भाग देना है, 3/2 का। तो 1/2 को गुणा करके लिख दूंगा मैं 3/2। ठीक है, अब आप इन दोनों भिन्नों में भाग देकर, ये हटा दिया है मैंने, ध्यान रखना है ना। एप्सिलॉन नोट के साथ में ए भी है ना, ठीक है ना। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और इसको इससे गुणा करो, तो ये 1 कहां चला जाएगा, ऊपर, और एप्सिलॉन नोट किधर आ जाएगा, नीचे। क्लियर हो रही बात। तो इसको ये लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है क्या। ये वैल्यू हो जाएगी, कितनी थी ये, एप्सिलॉन, ठीक है क्या, समझ में आ रही बात है।
इसमें से क्या कॉमन आ गया था? हाँ, ये हम लिख देंगे 1/ε0 इंटू ए। क्लियर हो गई बात? और अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा। देखो, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो ये लिख दूंगा सी, इसको लिख दूंगा सी इक्वलेंट, और ये बराबर में आ जाएगी वैल्यू किसके बराबर? ε0 ए बटे में आ जाएगा, और उल्टा करके लिखूंगा मैं तो इसको वैल्यू आ जाएगी T1 अपॉन एप्साइलन R1 प्लस T2 अपॉन एप्साइलन R2 प्लस T3 अपॉन एप्साइलन R3। और ऐसा फॉर्मूला याद करो, मैंने लिखवाया था, बस उसमें D माइनस T1 T2 भी था। लेकिन अगर T1 T2 पूरे भरे हुए हो तो T1 प्लस T2 प्लस T3 D के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? एक फॉर्मूला याद करो, मैंने लिखवाया था D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, T1 प्लस T2 प्लस T3 तीनों का योग D के बराबर है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि मैंने इसको पूरा भर रखा है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इसको जैसे आप जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आएगा? और D में से D माइनस होकर कितना आ जाएगा? इसीलिए इसमें आगे की टर्म है ही नहीं, जीरो है। समझ में आया? और बाद की चीज इसमें बची हुई है। तो यही फाइनल फॉर्मूला आ जाता है सी इक्विवेलेंट का। यदि इसमें क्या कर दिया हमने, एक ही संधारित्र के अंदर तीन अलग अलग पदार्थ भर दिए और तीनों को हम कौन से क्रम में मान सकते हैं? श्रेणी क्रम में। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है, इसको थ्योरी को लिख लीजिए फटाफट। क्लियर है? देखो नेक्स्ट देखो रे, इसमें एक लाइन है बस छोटी सी, कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या समान रहता है सब पर? श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है? समान रहता है। आवेश क्या रहता है? समान रहता है। अब सारे जो मैंने जोड़े थे सब पर आवेश समान करना है। इधर ध्यान से देखो, Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। अब पहले वाले के लिए लिख रहा हूं कि तो Q बराबर हो जाएगा C1V1। क्लियर है बात? दूसरे वाले के लिखेंगे तो Q बराबर C2V2। मैंने इसको क्यों नहीं बदला? समान। अब आप इन दोनों को बराबर करके लिख सकते हो क्या? समीकरण 1 एवं 2 से मैं इसको लिख सकता हूं C1V1 बराबर C2V2। क्लियर हो गई बात? यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा? C1 अपॉन C2। चलो इसको V1 अपॉन V2 लिखो। आप क्या लिखते हैं इसको? ये लिख देते हैं V1 बटे V2 बराबर आ जाएगा C2 अपॉन C1। क्लियर हो गई बात? अब इसी तरह मैं किसके लिए लिखूंगा? ध्यान से देखो, दूसरे के तीसरे के लिए Q बराबर कौन हो जाएगा? C3V3। इसको मैं कह दूंगा समीकरण नंबर 3। अब मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से मैं इसको लिख दूंगा। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आ जाएगी C2V2 बराबर C3V3। क्लियर हो रही बात? क्लियर है क्या? क्लियर है? और मैं लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा, देखो V2 अपॉन V3 बराबर C3 अपॉन C2, C3 अपॉन C2। क्लियर हो गई बात? समझ में आए दोनों रिलेशन? अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो V1 का और V2 का अनुपात किसके बराबर है? C2 और C1 के बराबर। ठीक है? और V2 और V3 का अनुपात किसके बराबर है? C3 और C2 के बराबर। ये ध्यान रखना अपने को। यानी अपने को क्या करना है, V1 और V2 पर जो विभव बटेगा वो इनके व्युत्क्रम अनुपात में बटेगा। V1 पर विभव आएगा C2 के अकॉर्डिंग और V2 पर विभव आएगा C1 के व्युत्क्रम अनुपात में, यानी उल्टे अनुपात के अंदर कौन बटता है? विभव बटता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये अपने को ध्यान में रखना है, ये वैल्यू